अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने से मुंसलिक लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, आज हमने ना ज़िंदगी के हवाले से बात करनी है कि ज़िंदगी जमूद का नाम नहीं है, ये एक बहाव है, एक दरिया है जो मुख्तलिफ मोड़ मुड़ती है मगर चलती रहती है। इसलिए ये हमें नई और मुनफरिद जिहतें भी दिखाती है जिनसे हरगिज़ भी परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें खुशी से कबूल करना चाहिए कि जितनी भी तब्दीलियां हैं ये हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देने ही आती हैं या सिखाने ही आती है। फ़र्ज़ करें कि अगर ज़िंदगी में एक चीज़ हमसे छीन ली जाती है तो यकीनन किसी दूसरी चीज़ का इजाफ़ा भी हमारी ज़िंदगी में होता है। इसलिए हमें एक अडेप्टिव माइंडसेट रखना चाहिए और ऐसे ही माइंडसेट को प्रमोट भी करना चाहिए जो हमें हर किस्म की तब्दीली में कायम रहने वाला बनाए। एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाया करता है, कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जो चीज़ नहीं बदलती है वो बज़ाते खुद तब्दीली की सच्चाई होती है। हम देखते हैं कि कभी हमें अपना गांव या कभी हमें अपना शहर छोड़ना पड़ता है, तो कभी कोई जॉब छोड़नी पड़ती है, कोई स्कूल कॉलेज या कोई ऐसा इदारा छोड़ना पड़ता है, तो कभी हमें अपने प्यारों से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये तब्दीलियाँ हमारे हक़ में होती हैं। कुछ लोग उन चीज़ों पर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो बार बार अपनी पुरानी यादों में गुम रहते हैं। बल्कि इसी तरह के जैसे शायर ने भी कहा है कि मैं वो माजी परस्त हूँ कि जिसे याद आती है पिछली बरसातों की। कि ऐसे माइंडसेट से हम रोमानवी तो ज़रूर हो सकते हैं, एक अच्छी किताब या एक अच्छा नावल भी ज़रूर लिख सकते हैं, मगर हमारी अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई शक नहीं है कि अचानक तब्दीली हमें उदास करती है, हम बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं लगता है, लेकिन बिल आखिर तो हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। वैसे भी हमें हक़ाइक़ की दुनिया में रहना चाहिए, ना कि अपने ख़यालात की या फिर माजी की बातों में रहना चाहिए। तो जहाँ ऐसे किसी वाक़े का मनफी पहलू है वहीं मुस्बत पहलू भी ज़रूर होता है। नई जगह अपनी अजनबियत के साथ साथ बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए लेकर आती है। नए लोग, नई जगह, नए इदारे, ये सब एक नेमत भी साबित हो सकते हैं अगर हम बस अपना माइंडसेट दुरुस्त रखें। लेकिन शर्त ये है कि जहाँ चाह वहाँ राह। हमारे अंदर देखने की चाहत होनी चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए। यूँ समझ लें कि अगर आप में पानी की तरह बहाव मौजूद है तो आपको ऐसे किसी भी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे भी हालात हों, कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने मकसद के मुताबिक रास्ता निकाल ही लेते हैं, जैसे पानी निकाल लेता है। तो ऐसी सूरत में आप अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर करें, ख़ुद को जानें, अपनी खूबियाँ पहचानें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। जो भी आपका मकसद है आपकी लाइफ में, उसे अपने सामने रखें और उसके लिए सीखें, नए हालात में नए तरीके सीखें, क्योंकि यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी में कामयाबी और खुशहाली का पोशीदा राज भी है जो हर कोई आपको नहीं बताता है, यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलता है। आपके सामने भी बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं शायद अपनी आंखें मूंद लेते हैं उनसे, क्योंकि ज़िंदगी यही और इसी का नाम है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े मामलात भी हम ज़िंदगी में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हम में हौसला पैदा नहीं होता है कि हमने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है या हमने रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी कैसे बनना है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क हमें अपनी लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए। इससे हमें अपने बारे में भी पता चलता है, अपनी ज़ात के बारे में भी पता चलता है और बहुत से और भी शख्सियात होती हैं जिनके बारे में आपको पता चल जाता है। मतलब कि आपसे मुंसलिक लोगों के बारे में भी आपको इल्म हो जाता है। इससे जब आप किसी चीज़ में फंसते हैं, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो वो आपका साथ देते हैं या आपका साथ छोड़ते हैं, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये आज का पैगाम था कि जनाब हर चीज़ बदल जाती है, सिर्फ एक चेंज ही है जो कि नहीं बदलता है, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली होती है और जिसकी सच्चाई हम सबके सामने है, लेकिन हम उसको फिर भी हकीकत नहीं समझते हैं। तो जनाब ये चीज़ थी जो हमने आज आपके साथ शेयर की है कि जैसे भी हालात हों उसमें जीना
सीखना भी चाहिए और जीना भी चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह बात कर रहे हैं कि जनाब मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिशें हो रही हैं और जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से जनाब स्किन के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक्नी प्रॉब्लम हो रही है और रैशेज़ हो रहे हैं बहुत से लोगों के, क्योंकि ये वो वाला पसीना होता है जो जल्दी ड्राई भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस और बाकी जो इन्फेक्शंस है वो भी होने का ख़दशा जो है वो बढ़ जाता है। तो किस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, हम अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं इस मॉनसून के मौसम में, जिसको चिप चिप वाला मौसम भी कहा जाता है। कि आप देखते होंगे कि आप कोई भी मुंह पे चीज़ लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र हो या कुछ भी हो, तो आपकी स्किन के अंदर जो सीबम होता है या जो आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी स्किन चिप 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 करना शुरू हो जाती है। इवन दो कि आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ऑयली होना शुरू हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो ये ज़्यादा पसीना आने की वजह से एक्नी प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम्स को किस तरह केटर किया जा सकता है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर तैयबा, सबसे पहले तो बताइए मानसून में हमने कैसे अपनी स्किन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जिस तरह मैं बात करती कि चिप चिप वाला मौसम है ये, आप कोई भी प्रोडक्ट मुंह पे लगा लो, सिर्फ अगर मॉइस्चराइज़र ही लगा लो तो वो भी पूरा दिन हमारी स्किन जो है ना वो ऑयली रहती है या चिप चिप रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और इसकी वजह से एक्नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? एग्जैक्टली और ये ज़्यादा इशू उनमें देखा जाता है जिनकी एक्नी प्रोन स्किन हो, यानी कि जिनकी ऑयली स्किन है, तो उनके लिए ज़्यादा इशू है। जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं या ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनकी बचत हो जाती है, मगर ऑयली स्किन वाले जो हैं उनके लिए ज़्यादा इशू है। उसमें यह है कि हम ऐसे फेस वॉश यूज़ करें जिनमें सैलिसाइलिक एसिड या और ऐसे एक्नी को कंट्रोल करने वाले, सीबम को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स मौजूद हैं। मार्केट में ऐसे फेस वॉश मौजूद हैं। हम ऐसे जिनकी ऑयली स्किन है वो दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करें अपना, और ट्राई करें कि टॉवल फेस पे यूज़ ना करें। अच्छा जी, आप टिश्यू से अपने फेस को ड्राई करें, जो ड्राई टिश्यूज़ होते हैं। तो क्योंकि एक टॉवल जो है ना ये सोर्स है इन्फेक्शन का बहुत बड़ा। लाइक घर में एक टॉवल जो कि सारे यूज़ करें तो वो आपको बहुत इस तरह ना प्रॉब्लम्स, एक्नी एक बंदे को हुआ हुआ है दूसरे को स्प्रेड होगा, खुदा ना खास्ता फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है किसी को तो दूसरे को स्प्रेड होगा। इस तरह आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यही इसका मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश किया जाए। लाइक दिन में 2 से 3 दफ़ा जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो, घर में आ रहे हो, एंटर हो रहे हो काम करके, तो एक दफ़ा फेस वॉश अपना करें। और अपनी नाइट के रूटीन में ये सैलिसाइलिक एसिड, मिंडालिक एसिड, इस तरह की चीज़ें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। वो आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें आपको एक्नी प्रोन स्किन के लिए लेनी चाहिए। और ऑयली फूड्स जो हैं इनका थोड़ा सा उसको भी अवॉइड करें। बिल्कुल अवॉइड। अच्छा, ये तो चले जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, लेकिन इवन दो कि जिनकी कॉम्बिनेशन है या जिनकी सेंसिटिव भी है, ड्राई भी है, इवन दो कि उनकी भी बहुत ज़्यादा ये इस मौसम में जो है जो ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है, तो उसकी क्या वजह, और वो भी क्या सैलिसिलिक एसिड और बाकी मिंडालिक एसिड यूज़ कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अपना इसी तरह अगर कोई इशू ज़्यादा सवेर हो जाए तो एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। लेकिन वरना ये जो रूटीन्स हैं, सैलिसिलिक एसिड, मिंडालिक एसिड, फेस वॉश, टिशू का इस्तेमाल, टॉवल का यूज़ ना किया जाए, इन तमाम चीज़ों से आप अवॉइड चीज़ों अपनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो आप बता रही हैं कि सैलिसिलिक एसिड, ये हमने सिर्फ फेस वॉश में यूज़ करना है या इसके सीरम्स भी बहुत ज़्यादा है वो भी यूज़ कर सकते हैं? सीरम्स भी मौजूद हैं। आप जो नाइट रूटीन है उसमें उसको ऐड करें सोने से पहले आप। अच्छा, एक और चीज़, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है वो विटामिन सी का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें। अच्छा जी, ये उसको और प्रोवोक करता है। एग्जैक्टली, किसी को सूट करता है, लेमन और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, वो और ख़राब करेगा। ये वाकई ऐसा होता है, क्योंकि मैं विटामिन सी यूज़ नहीं कर सकती। मैं कुछ भी मतलब उसका, जब भी मैंने ये अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब भी मैं विटामिन सी का कोई सीरम लगाती हूँ मेरे मुंह पे एक्नी बनना शुरू हो जाती है, ब्रेकआउट हो जाता है। एक्नी प्रोन स्किन होगी तो मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ विटामिन सी का कोई भी सीरम। तो आप लोगों ने भी इसी तरह देखना है, आप देखें कि कौन सी चीज़ लगा रहे हैं और उसके बाद आपकी स्किन उसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है।
तो अगर आपका वर्स्ट रिएक्शन हो रहा है, एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको छोड़ दे लगाना। अच्छा खैर, बहुत से लोग हैं जिनको फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, पैरों के अंदर हो जाती है, पैरों के पसीने शायद ज़्यादा आते हैं उसकी वजह से, तो उसके लिए वो क्या करें फिर लोग? अच्छा, उसके लिए ये है कि ये अपनी हाइजीन का एक तो सबसे पहले ख्याल रखें। बाथ्स लें और आप जब बाथ ले रहे हो उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स वाटर में ऐड किए जा सकते हैं, डेटोल या ब्लीच, ये बॉडी ब्लीचेस होती हैं। अच्छा। तो उनसे आप ये अपनी फंगस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, घर में ये ह्यूमिडिटी की वजह से मोल्ड एक बन जाता है, लाइक वो क्या कहते हैं उसे, वो दीवारों पे लग जाता है। अगर वो आपके घर में या ऑफिस में या वर्क प्लेस में अक्सर देखा जाता है, जी होता तो है, प्लीज़ उसको प्रिवेंट करें। उसकी वो जो जगह है उसको साफ़ करवाएं, वो ब्लीचेस से या जो भी उसके कोई डिटर्जेंट्स होते हैं, क्योंकि वो आप इनहेल करोगे तो आपकी फंगस जो है और इनहांस होएगी। सो ऐसी हमारे घरों में भी देखा जाता है या वर्क प्लेस पे देखा जाता है। मुझे उर्दू में उसका समझ नहीं आ रही, जो सीपेज की वजह से हो जाता है दीवारों में, वो जो भरता ही चला जाता है, तो उसको कंट्रोल जरूर करें। जो कि फंगल इशू जिनको हो वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, बस ये अपने आप को डेली शावर रूटीन और ड्राई रखें, वेट क्लोथ्स ना पहने और अपना जो टॉवल है कोई और यूज़ ना करे। इस चीज़ की प्रिकॉशन हमें करनी लेकिन चाहिए। जिनको अब अगर खुदा न खास्ता हो गई है, फंगस हो गई है उनके पैरों में या उनकी उंगलियों में, हाइजीन प्रॉपर ना रखने की वजह से, तो वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए मेडिकेशंस हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं स्पेसिफिक फंगस को कंट्रोल, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारा जब गला ख़राब हो जाता है, इसी तरह जब फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। ओरल मेडिकेशंस हैं, बहुत यूज़फुल हैं। आप कुछ उसका ड्यूरेशन है 7 डेज़ 2 वीक्स का, वो आप लें और ख़त्म हो जाएगा। पाँव की जो आप बता रहे हो, हाथों की, इवन नेल्स की देखी जाती हैं, उसके लिए लेज़र्स हैं, मैं भी करती हूँ। कुछ लेज़र्स होते हैं उनके थ्रू भी आपकी फंगल इन्फेक्शन ट्रीट होती है। सो यू हैव टू कनेक्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट वंस, तो आपको बेटर गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग हैं कि वो जब शावर ले रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा डिटोल जो होता है वो भी मिला के उससे भी शावर ले रहे होते हैं, तो क्या वो भी ठीक होता है? यस, इट्स फाइन, लिया जा सकता है। मतलब अगर जिनको फंगल प्रॉब्लम है तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कोई नुकसान और नहीं। जिस तरह ये मैं बात कर रही थी कि एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी हो जाती है ज़्यादा पसीना आने की वजह से, सर में भी बहुत ज़्यादा कह लें कि आप खुजली होना शुरू हो जाती है, खारिश हो जाती है, डेंड्रफ बढ़ जाता है या ऑयली स्कैल्प हो जाता है हमारा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए स्पेसिफिक कुछ शैम्पूज़ होते हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। और ऑल्टरनेट डे पे आप हेड वॉश करें। कुछ लोगों का होता है कि नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा हेड वॉश करना है चाहे बुरे हालात हो रहे हों, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। हेयर फॉल नहीं होता। अच्छा, वो तो आपकी अगर टेंडेंसी है हेयर फॉल की, वो वैसे ही होना है, मगर आप प्लीज़ अपने स्कैल्प को क्लीन रखें। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा हेड वॉश करने से भी आपके जो बाल हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से भी ड्राई होना चल रहा है इनका। जैसे आपने कहा कि जी ऑयली स्कैल्प है, तो अभी तो हमने उसको कंट्रोल करना है। अच्छा, तो जब तक आप इस प्रॉब्लम में हैं तो आप ऐसे शैम्पूज़ भी मिलते हैं, कोनास के नाम से भी एक शैम्पू है जो कि आपके ये सीबम को कंट्रोल करता है। तो इस किस्म के शैम्पू यूज़ करें और अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट से कनेक्ट करें ताकि वो आपको बेटर गाइड कर सके। लेकिन अब अगर जैसे बहुत से लोग हैं, मेरी जैसे सर्दियों में होती है डेंड्रफ होती है, गर्मियों में नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग हैं उनको गर्मियों में भी डेंड्रफ रहती है, तो उसकी क्या वजह है? ये एक डिसऑर्डर है, जैसे कि इसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, तो उसमें सर्दी, गर्मी, डैंड्रफ, फेस भी, इवन आईब्रो से भी आपकी डैंड्रफ झड़ रही होती है, तो इट्स अ डिजीज़। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए इनके ट्रीटमेंट्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कैल्प ये इसी तरह रहेगा, डैंड्रफ में हेयर फॉल का इशू आएगा। और जिस तरह मानसून का मौसम है, इसमें आपका स्कैल्प इची रहेगा या आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जैसे निकल रहा है, सीबम निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? उसकी वजह से आपको रैशेज हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है। बालों में क्या बाल भी गिर सकते हैं? हाँ जी, हेयर फॉल तो होगा, मगर वो जो फेस भी इफेक्ट होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक्नी हो सकती है, क्योंकि वो जब सीबम होगा स्कैल्प में तो डेफिनेटली वो फेस को भी इफेक्ट करेगा, तो हेयर फॉल भी हो सकता है, जाहिर बात है।
तो इसके लिए आपके पास किस तरह के जो ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं हेयर फॉल के लिए, या कि किस तरह हम अपनी बालों की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं? जी, हमारे पास जो एस्थेटिक्स में इसके ट्रीटमेंट आ जाते हैं, उसमें PRP, PRGF, ये जो मैंने आपको जैसे शायद पता ही हो, सबको ही पता है आजकल तो PRP का, कि आपका ब्लड लेके उसमें से वाइट सेल्स अलग करते हैं और वो स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। वो बहुत ही हेल्दी एक ट्रीटमेंट है और क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप ही का ब्लड है और उसके सेल्स निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, ये हेयर फॉल को स्टॉप करने में बहुत अच्छा रोल करता है। देखा गया है कि हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है बाकायदा। जी। अच्छा, तो और इसके कितने कितनी देर बाद इसका जो वंस इन अ मंथ ये हम PRP का PRGF का सेशन ले सकते हैं। आप साल में 3 से 4 दफ़ा सेफली ले सकते हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो डॉक्टर तैयबा, अगर हम बात करें कि सुबह उठें तो इस मॉनसून में सबके लिए क्या रूटीन होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो हमने सुबह लेने हैं बिफ़ोर हम लोग बाहर जा रहे हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उठ रहे हो तो फेस वॉश करो और उसके बाद आप कोई लाइट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, मैं मेंशन जैसे करना चाहूँगी, CeraVe का बहुत अच्छा है मॉइस्चराइज़र, लाइट सा है, ज़्यादा ऑयली नहीं करता स्किन को, वो आप यूज़ करें। फिर सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, चाहे आपकी ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है, सन ब्लॉक के बगैर आप वॉकआउट नहीं करें घर से। तो सन ब्लॉक को अपनी लाइफ का मामूल बना लें। लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना, लाइक इरिटेट हो रहे होते हैं, मगर इट्स द बेस्ट थिंग। सन ब्लॉक से आपके रिंकल्स भी जो है ना प्रिवेंट होते हैं, एंटी एजिंग है एक तरह से सन ब्लॉक। आपको जाहिर बात है वो सन बीम्स को आपके फेस पे आने से रोक रहा है, तो जो सनलाइट है वो हमारे लिए आपको पता है कितनी हार्मफुल है, तो वही आपकी एजिंग को प्रोवोक करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स बनाता है। सो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद जब आप अपने ऑफिस वर्क से वापस आते हैं तो क्लिनजिंग ज़रूर करें। कोई एक अच्छा क्लिनजर रख लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो टी ट्री ऑयल के क्लिनजर यूज़ करें। सैलिसाइलिक एसिड के क्लिनजर आते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। घर आके कॉटन पे वो लगा के एटलीस्ट ज़रूर एक दफ़ा क्लिनजिंग करें। ज़रूरी नहीं फेस वॉश किया जाए, मगर क्लिनजिंग की हैबिट ज़रूर फेस एंड नेक बोथ इन्वॉल्व करें इसमें। और उसके बाद आप घर में भी अगर चूल्हे के सामने काम कर रहे हो तो सन ब्लॉक का यूज़ करें। फिर रात में सोने से पहले भी अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो अगेन रिपीट इट, क्लिनजर करें एंड फेस वॉश करें एंड देन यू कैन गो टू बेड। और जैसे आपने कहा कि सन ब्लॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो किस तरह का सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए? अब कुछ फिज़िकल सन ब्लॉक्स भी आते हैं, कुछ नॉन फिज़िकल भी आते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए किस तरह का होना चाहिए? क्रीम बेस भी है, जेल बेस भी है, बहुत सी किस्में भी हैं इसके अंदर, सन ब्लॉक के अंदर भी। तो किस तरह का सन ब्लॉक किसको यूज़ करना चाहिए? हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट सन ब्लॉक होते हैं। जेल फॉर्म वाला सन ब्लॉक जो है ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ करें कि वो बेस का इफेक्ट भी दे, तो इट कैन बी यूज। सन ब्लॉक हर टाइप का बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो एक तरह से समझ लें कि फेस की स्किन की मेडिकेशन है वो, तो आपको जो सूट कर रहा है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे मेरी ड्राई स्किन है, तो मेरी कोशिश होती है मैं जेल बेस यूज़ करूँ, क्योंकि अगर मैं टिंटेड या ये जो क्रीमी यूज़ करूँगी तो पैचेस पड़ जाते हैं। कि मैं अपनी आपको बात बता रही हूँ। अच्छा। इसी तरह जिनकी ऑयली स्किन है तो वो तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम बेस भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पे जो सूट कर रहा है। लेकिन अब सन ब्लॉक्स भी अब बहुत से किस्मों के हैं। कुछ मेडिकेटेड भी हैं, कुछ नॉन मेडिकेटेड भी हैं। तो अब मेडिकेटेड में भी बहुत से एक्सपेंसिव भी हैं, कुछ लो कॉस्ट वाले भी हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लेना है? और क्या दोनों ही बेहतर हैं? एक्सपेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं, लो कॉस्ट वाले भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, आपकी पॉकेट पे है। मैं नाम अगर आप कहें तो मैं ले लूँ जो 2-3 अच्छे हैं। जैसे कि सन ब्रिक एक जेस्निक फार्मा है, उनका बहुत अच्छा है, मैंने हमेशा प्रमोट किया उसको। वो जेल बेस्ड है, वो आप यूज़ करें। उसका इसके अलावा सन प्रो, ये बहुत अच्छा है। ये सारी लोकल कंपनीज हैं, मतलब ये पाकिस्तानी कंपनीज हैं और इतने अफोर्डेबल हैं। 1500 से 2000, 1000 से 2000 की रेंज में हैं और बहुत अच्छी हैं। ये यूज़ किया जाए, ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी शॉप पे एक्सपेंसिव बाहर के ब्रांड यूज़ करें। लोकल अच्छे हैं अवेलेबल मार्केट, मतलब जो हमारी फार्मेसी से लें।
फार्मेसी से जो मिलते हैं वो लें, और हमारी अपनी कह लें कि प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जो आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी, और आपको वही आपका काम होगा कि जनाब जो बाकी एक्सपेंसिव जो हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं उनका भी यही काम होता है और इनका भी यही काम है, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनके साथ ज़रा बाहर के ब्रांड का नाम लगा होता है, इसलिए वो एक्सपेंसिव हमें मिल रहे होते हैं। तो मस्ट है कि आपने इस मौसम में भी, अगर आपको पसीना आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, फिर भी आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपना सन ब्लॉक लगाना नहीं छोड़ना है। इसके अलावा भी हमने आपसे बात की है कि क्या क्या चीज़ें जो आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी हो सकती है और आपके बालों का जो टेक्सचर है वो भी बेहतर हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर तैयबा ज़ाहिद मौजूद थी। डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम मॉनसून में स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं डाइट के हवाले से, और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ये हम सब सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और हर कोई हमें यही कहता है कि अगर आपने सेहतमंद रहना है, अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बैलेंस डाइट ली। बैलेंस डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, हमारे जितने भी मल्टीविटामिन्स और हमें कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें चाहिए, वो सारी उसके अंदर आ जाती है। अब एक और चीज़ है जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लोग विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स या टैबलेट की सूरत में भी ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये हमारी जो डाइट है, जो हम खा पी रहे होते हैं, जो डेली रूटीन की होती हैं, उनमें भी मौजूद होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा है और इनका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स की, ये होते क्या हैं और किस डाइट के थ्रू हम इसका इनटेक कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। इसमें बात करने के लिए डॉक्टर अमरीन कलीम मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर अमरीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अमरीन, सबसे पहले तो बताइए ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और इनका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर? हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को आइडिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा। उस प्रॉपर्टीज़ में वाइटामिन्स और मिनरल्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपको डिफरेंट बेनिफिट्स देती है। आप सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं तो आपको सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी बॉडी में वो वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप लेट्स सपोज विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को, जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन वगैरह में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब वो आप ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें हमारी जैसे हमने बहुत सुना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो ये उनके लिए भी काम कर रहे होते हैं? ये क्या हमारे न्यू सेल्स जो हैं उनको भी डेवलप कर रहे होते हैं? हमारे जितने भी वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं, चाहे फैट सॉल्युबल हों या वाटर सॉल्युबल हों, दोनों हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में विटामिन बी और विटामिन सी आ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ई हमारा बहुत अच्छा फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे हेयर, नेल और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्दी हेयर्स या स्किन चाहिए होती हैं आपको, तो आप विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा। अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए होती है, अक्सर ब्लैमिशेस वगैरह रिमूव करने हो या एक्नी का प्रॉब्लम हो, तो आप विटामिन सी यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन सी की रेंज आती है प्रॉपर, वो इसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से आती है, ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे, आपके जो हेयर्स हैं वो ठीक रहें। नहीं तो सब जितने भी हमारे पास विटामिन आते हैं उन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? आपके बेसिकली सेलेक्टिव विटामिन्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती
होती है, बाकियों में नहीं होती। बाकियों सेलेक्टिव में आपके पास विटामिन सी आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन बी आ जाता है। अच्छा। इनमें रिच अमाउंट में होती है, बाकी जो विटामिन और मिनरल्स हैं उसके अंदर थोड़ी लेस अमाउंट में होती है। उसमें लेस अमाउंट में होती है, लेकिन फिर भी होती है। अच्छा, अब कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं? मोस्टली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली डाइट है उसके अंदर एम्पल अमाउंट में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी। आपने अक्सर सुना होगा कि मैदे में सूजन हो जाती है या डिफरेंट, आप सुबह सो कर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा फेस पर स्वेलिंग हुई होती है, तो उस सब के लिए अगर आप रेगुलर बेसिस पर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और वेजिटेबल्स का, रॉ वेजिटेबल्स का, अच्छा, अगर आप पका लेते हैं तो उनमें से जो है ना काफ़ी ज़्यादा हद तक न्यूट्रिएंट वेस्ट हो जाता है वेजिटेबल्स को। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको रॉ फॉर्म में यूज़ करें। अच्छा। स्पेसिफिकली हमारा एम्पल अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट अगर आप देखेंगे तो विटामिन सी है। हाँ। और वो इतना अनस्टेबल होता है हीट की वजह से, उसको थोड़ी सी हीट लगती है तो आपका विटामिन सी टूट जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप यूज़ करेंगे वेजिटेबल्स तो आप रॉ फॉर्म में यूज़ करें ताकि आपको अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाएं। तो क्या सारी वेजिटेबल्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है क्या? तकरीबन सारी वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल पर, एक सर्टेन हीट पर वेजिटेबल्स को पकाना पड़ता है। अगर आप हीट मैनेजमेंट नहीं करते तो आपकी सब्जियां सिर्फ सब्जियां रह जाती हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट क्वालिटी कम हो जाती है। तो फिर कैसे पकाएं? हमारे घरों में तो अब ऐसे ही पकाया जाता है, मतलब उनको अच्छे तरीके से भुना जाता है और जब तक मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रह जाता ना सब्जी के अंदर तब तक हम उसको छोड़ते नहीं है, चूल्हे से उतारते नहीं है उसे। जब तक सब्जी की जान नहीं निकल जाती तब तक हम उसको चूल्हे से नहीं निकल, तो उसको थोड़ा सा रॉ रहने दिया करें, अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा रॉ, वो जो क्रंच होता है ना सब्जी का वो नहीं जाना चाहिए। सब्जी बेसिकली होती ही बहुत ज़्यादा क्रंची है, जब तक उसका क्रंच रहता है तब तक वो मज़े की लगती है, जब आप उसका क्रंच ही निकाल देते हैं। लेकिन हमें तो लगता है जब तक वो क्रंची रहेगी तो वो कच्ची रहेगी, नहीं, जब तक वो थोड़ी बहुत क्रंच सब्जी में रहना चाहिए। जब भी आप सब्जी पका रहे हैं थोड़ा बहुत क्रंच, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कच्ची। कुछ सब्जियां ऐसी हैं मतलब कच्ची पक्की रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यूज की मिल जाए। अदरवाइज अगर आप पूरी पकी हुई सब्जी खाने के आदी हैं तो आप रॉ फॉर्म में सैलेड खा सकते हैं। अच्छा, उससे भी वही प्रॉपर्टीज आपको क्योंकि वो आप रॉ खा लेंगे ना, खीरा हो गया, हमारे प्याज होते हैं, टमाटर होते हैं, दीज आर गाजर है, ये चीजें हैं, बंद गोभी है, वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। इससे आपकी ना सिर्फ आई साइट बहुत अच्छी रहती है, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इनफैक्ट आपका वेट लूज करवाएंगी। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स जिनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी है ना कि आपके टॉक्सिन्स रिमूव करिए, आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपको डिजीज़ ओरिएंटेड पिगमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर रही है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, फाइबर रिच होती हैं। जब ऑटोमेटिकली फाइबर होगा तो आपका स्टमक जो है वो फुलनेस की तरफ रहेगा। स्टमक फुल रहेगा तो आपको एपेटाइट आपकी कम रहेगी, एपेटाइट कम रहेगी तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कौन कौन से, ये तो चले वेजिटेबल्स होगी ना कि उनमें ये मौजूद है, कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर जो है ना ये चीज़ें मौजूद हैं? आजकल जो ट्रेंडिंग पर फ्रूट्स हैं वो वाटरमेलन तो मुझे लगता है कि खत्म हो गया मार्केट से। मैंने बहुत मुझे नज़र ही नहीं आ रहा आजकल तो वैसे। कुछ जगहों पे अवेलेबल है, कुछ पे खत्म हो गया। अभी चेरीज अवेलेबल हैं, वाटरमेलन है, पीच है, आपको मेलन्स मिल जाएंगे और आम आ गए हमारे। आम है, हाँ, लेकिन आम खाने से आपको पता है कि अक्सर लोगों को पिंपल्स का बहुत इशू रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 स्लाइस लिया करें, पूरा आम ना खाया करें, उसका पोर्शन कंट्रोल कर लिया करें और उसके साथ आप थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर लिया करें ताकि आपका जो स्टमक है ना वो डिस्टर्ब ना हो। स्टमक डिस्टर्ब होता है तब आपको इस तरह की एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहते हैं जी आम की तासीर गर्म होती है, उसकी वजह से जो है ना एक्नी होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम पाकिस्तानी है ना, आम से हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो हमारा खाना जरूरी है। नहीं, वाकई वैसे आप मानती हैं कि
चीज़ों की खाने पीने की तासीर ठंडी या गर्म होती है? एक हद तक तासीर होती है, लेकिन एक हमारी अमाउंट भी आ जाती है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है आम का। तो जितनी ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स होंगी उतना ज़्यादा वो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेंगे कि आपको जो है वो आपकी शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे, वेट गेन करवाएंगे, आपको एक्नी प्रॉब्लम होगी और आपकी स्किन थोड़ी स्केली सी, रफ सी हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप हाई ग्लाइसेमिक फूड्स की तरफ जाएंगे जिनमें शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आपको ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम करेंगे। इसमें ठंडा या गर्म जो है वो बहुत बात की बात आती है। तो फिर एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें है या नहीं है? आम में हाँ, आम में एंटीऑक्सीडेंट की रेशो जो है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है। पीचेस में आपके आड़ू हो गए, आपके वाटरमेलन हो गए, आपके चेरीज होगी, आपके जामुन आजकल आए हुए हैं, जामुन में आपके जो है ना वाइट एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत रिच अमाउंट में है। इनफैक्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे जामुन लेते हैं एक हैंडफुल पोर्शन साइज में रहते हुए, तो वो आपको बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ देते हैं। ओके, बिकॉज दीज आर नेचुरल लेक्सेटिव्स। तो आप कंपैरेटिव के सिंथेटिक लेक्सेटिव्स की तरफ जाएं, आप नेचुरल लेक्सेटिव्स लेकर अपनी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करवा सकते हैं। ठीक है, ये वो फ्रूट्स हैं जो आप ले सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भरपूर तादाद में आपको मिलेंगे और आपके लिए स्किन भी अच्छी होगी, ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी बाकी चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, विटामिन ई की जैसे आपने बात की, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन बी, तो ये वाले जो खसूसी तौर पर जो विटामिन्स है ये हमें किस किस में मिलते हैं? विटामिन सी तो हमें पता है कि अच्छा जो सिट्रस फ्रूट्स होंगे उनके अंदर हमें मिलेगा, लेकिन ये विटामिन ई और विटामिन बी हमें किस किस चीज़ में मिल सकता है? विटामिन बी आपको होल ग्रेन से बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कोई 7-8 सेपरेट विटामिन्स डिफरेंट तरीके की वर्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इट्स अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर B1, B2, B3, B5, B7, B12 और इस तरह के B9 सारे आ जाते हैं। तो ये आपको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा होल ग्रेन से विटामिन बी बहुत आसानी से आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। अगर विटामिन ई की बात करें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में पालक है, एग्जैक्टली, साग है जी, और मेथी है, ये तीन ही चीज़ें मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। इसके अलावा ये आपको मीट से मिल जाता है, कोड लिवर ऑयल से मिल जाता है, और फिश ऑयल्स हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं, वहाँ से मिल जाता है आपको, फिश के मीट से भी मिल जाएगा। ओके, विटामिन ई जो है वो रिच सोर्स है उसके अंदर। यस, फिश इज द रिच एंड स्टेबल सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई, और मैंने देखा है कि विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिलते हैं ना जी, वो भी उसका इनटेक करना भी वैसे ही बेनिफिशियल है या नहीं? बिल्कुल, विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो एज अ सप्लीमेंटल फॉर्म में आते हैं, तो उसकी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अच्छा, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उनको डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, हाँ, किसी चीज़ के अंदर डाल के। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं ना, तो एक आपकी बॉडी का प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो उससे होकर गुजरती है, तब जाके वो आपको उसके इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। उसके इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो देयर आर सम पीपल जो कि डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं टू गेट द डायरेक्ट रिजल्ट्स, एंड दे आर वेरी गुड रिजल्ट्स आई गेस। मतलब वो बेयर स्किन पे भी उसको लगा सकते हैं, स्किन पर आप यूज़ कर सकते हैं। यस, ठीक है, उसका भी उतना ही फायदा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आपको उसको प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली फंक्शनल होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे हमने बात की है कि आम के हवाले से, अब कुछ लोगों को आम बहुत पसंद होता है, मिल्क शेक की सूरत में भी पी रहे होते हैं, रॉफ भी खा रहे होते हैं, और आजकल जूसेस भी मेरे ख्याल से इसके बन रहे हैं। वैसे मैंने जूस कभी पिया नहीं है, समझ नहीं आती इसका भी जूस बना के पी लें लेकिन इसकी सही खाने का तरीका क्या है? दूसरा, क्या मिल्क शेक्स इसके बना के पीने चाहिए, नहीं पीने चाहिए? मिल्क शेक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप आम को मिल्क शेक की फॉर्म में लेते हैं तो एक तो उसकी वो जो एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, एक तो वो नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ा हेल्दी रहता है, आपका शुगर लेवल थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप डायरेक्ट एक आम कंज्यूम करेंगे तो उसकी कैलोरी
में डिफरेंस होगा, मिल्क शेक की सूरत में पियेंगे तो उसकी कैलोरीज में डिफरेंस होगा, उसमें आपके पास मिल्क की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हो जाएंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप मिल्क शेक की फॉर्म में पी लें, उसमें आपको एम्पल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी और आपका वो जो एक इफ़ेक्ट है आम का कि आपके स्टमक में जाके जो है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो नहीं होगा। अच्छा। और अगर आप डायरेक्टली आम खाते तो हम एक आम तो नहीं खाते हाँ, 2-3 तो आराम से खा जाते हैं एक टाइम में हम। लेकिन फिर एक दिन में कितने गिलास जो है वो मिल्क शेक्स के इनटेक किए जा सकते हैं? I guess 1 glass is enough। एक दिन में 1 ग्लास पीना है, पूरा एक जग नहीं पीना आपने। यस, एक दिन में 1 आम खा लें या तो सिर्फ, या फिर 1 ग्लास आप मिल्क शेक पी लें, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब ज़्यादती होती है ना तो वो मुज़र होती है। अच्छा। तो चाहे वो आपकी रेगुलर रूटीन में कोई इवेंट्स हो या आपके खाने पीने में हो, आप किसी भी चीज़ की एक्सेस कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो सेम गोज़ विद आवर ईटिंग हैबिट्स, अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो आपको अक्सर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसीलिए आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, पोर्शन साइज कंट्रोल करके जितना एक आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट है आप उतना लेंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड। मतलब एक दिन में आपने एक ग्लास अगर आपने शेक की सूरत में पीना है तो आप वो मिल्क शेक एक ही ग्लास पी सकते हैं, 3-3 4-4 टाइम नहीं पी सकते हैं। और वैसे भी ये मौसम ऐसा है अमरीन के कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, ज़्यादा ही होता है कि लिक्विड इनटेक करें, पानी पी लें, जूसेस का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ फिर जो हमारे मिनरल्स की इतनी ज़्यादा तादाद में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं हमारी बॉडी से कि डिहाइड्रेशन हो रही है। तो डिहाइड्रेशन की सूरत में क्या हमें क्या चीज़ें लिक्विड्स के सूरत में हमें पीने चाहिए, कौन से ज़्यादा पीने चाहिए? हमारे यहाँ पे ना बहुत देसी हमारा लेमनेड जिसको हम शिकंजवी कहते हैं, हाँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा आइडियल है आपकी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए। तो अगर आपको लगे कि आप डिहाइड्रेटेड हैं या आपको वाटर कंजप्शन अपनी इंक्रीज़ करनी है, आपके मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं, तो आप लेमनेड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हमारी मार्केट में मिंट मार्गरेटा बहुत ज़्यादा इन है, तो अगर आप उसमें जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है उसके बगैर आप उसको ले लें, क्योंकि नॉर्मली हमारी मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक के साथ का इस्तेमाल होता है। आप जो भी प्रिपेयर करा आपके लिए आप उसको पानी में कहेंगे, पानी में डाल के तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। आपकी नॉट ओनली मिनरल बैलेंस करेगा और मिंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एज वेल। यस, तो आप उसको जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका स्टमक बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत रिफ्रेशिंग रहते हैं। और दूसरा इसका एक जो पेपरमिंट का इफेक्ट होता है वो आपको रिफ्रेश रखता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये था जनाब के पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स के कौन कौन सी चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, उसके ऊपर हमने बात की। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन कलीम मौजूद थी। डॉक्टर अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के वाले से बात कर लेते हैं। अलीना नकवी हमारे साथ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं और आज वो हमें क्या सिखाएंगी, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना, ओवर टू यू। मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले हैं पेपर के थ्रू ऐसी क्यूट सी बटरफ्लाई। सबसे पहले आप 3 कलर के डिफरेंट शीट्स लोगे इस तरह, उसके बाद आपने उनको इस शेप में काटना है। ऐसे मैंने इस तरह से लंबा उनको काट के रखा है ऑलरेडी। इस तरह से आप काटो, कोई भी शेप का, कोई भी कलर का, इस तरह से आपने काट के रख लेना है। अगर इसे बड़ी बटरफ्लाई बनानी हो तो आप इसका मेजरमेंट थोड़ा बड़ा कर दोगे। ये 3 मैंने ले लिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन तीनों का साइज़ डिफरेंट बनाना है हमने। एक स्ट्रिप होगा छोटा, एक उससे बड़ा और थर्ड वाला उससे बड़ा। उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिप को इस तरह रखूँगी, एक के बाद एक। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह ये मुझे इस तरह दिख रही है। एक इस तरह है, ये है, और थर्ड वाली ये है। इसको एक जैसा पकड़कर मैं यहाँ पहले इसकी मेजरमेंट देख लूँगी कि ये एक सर्कल इस तरह बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है। तो मैं इस एरिया से इसको बिल्कुल दरमियान से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा पार्ट मेरा कट हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्लू अब लगाना है। आप चाहो तो स्कूल ग्लू यूज़ कर सकते हो, मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह लगाकर यहाँ पर इसको मैं बंद करूँगी। ये
एक बंद हो गया साइड। अब दूसरे को भी इसी तरह बंद करना है, इसके ऊपर ही ग्लू लगानी है आपने इस तरह, ये साइड चिपक के ये वाला इसके ऊपर इस तरह। जब ये बंद हो जाएगा ये दो अलग कलर आपको नज़र आ जाएंगे। थर्ड वन लास्ट, उसको भी आप इस तरह ऊपर बनाओगे ये। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। इसी तरह जो बाकी हिस्सा हमने काटा था, क्योंकि हमने मेजरमेंट के साथ काटा था इसीलिए वो उतना ही छोटा पहले से पड़ा होगा हमारे पास, वो हम उस तरह ही जोड़ लेंगे। उसका एक हिस्सा इधर और दूसरा इधर, उसको भी सेम आपने उसी तरह जोड़ लेना आपस में। ये एक छोटा बनेगा और बाकी दो बड़े होंगे। इस तरह से जिन बच्चों को छुट्टियां हो चुकी है वो ऐसे क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, इवन समर कैंप्स में इस तरह के क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, वो बच्चे घर पे भी आसानी खुद भी ये क्राफ्ट बना सकते हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा एरिया है उस पर भी मैं ग्लू लगाऊंगी ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और वो पहले वाला एरिया उसके नीचे वाले हिस्से में अब हम देखेंगे ग्लू लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा और ग्लू लगा के बंद करना है इस तरह। जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे ऐसे तो मैं इनको एक साथ जोड़ दूँगी। अब इनको एक साथ जोड़ना है आपने, नीचे ग्लू लगाया ये और इस तरह ये आपस में जुड़ जाएगा। कोई पेपर है ये बहुत जल्दी से आपस में जुड़ जाएगा। और ये देखिए बटरफ्लाई के विंग्स तो रेडी हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने ये पेपर के दो ऑलरेडी इस तरह लंबे से स्ट्रिप्स काट के रखे थे, वो चाहिए होंगे हमें। और अब इस पेपर के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे पेंसिल के थ्रू। उसका मैं शेप बनाऊंगी, फिर मैं उसे कट करूंगी ऐसे। आपने कुछ इस तरह से उसका शेप बना लेना है। अब मैं इसको सीजर्स की हेल्प से कट करूंगी। और लास्ट में इसके ऊपर हमने जो यूज़ करना है वो गूगल आई होगा। जब भी आप सीजर्स यूज़ करते हो या ग्लू यूज़ कर रहे होते हो तो काइंडली किसी बड़े को अपने पास रखा करें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है किसी बड़े का पास होना, वो उनको सिखा सकें कि चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब ये सारा कट जाएगा फिर इसको भी बटरफ्लाई के साथ मैं जोड़ दूँगी उसके विंग्स के साथ। ये कटने के बाद इस शेप में आ गया। अब इसके फेस को भी तो बनाना है, इसलिए मैं इसके ऊपर गूगल आई का इस्तेमाल करूँगी। छोटी सी दो आइज़ बनानी है हमने, उसके लिए पहले मैं ग्लू लगा लूँगी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है आपने। वो लगाकर मैंने गूगल आई उसके ऊपर जोड़ दिया और साथ उसकी स्माइल हमने इस तरह से पेंसिल के साथ उसकी इस तरह से स्माइल भी बना दी क्यूट सी। अब क्या रह गया, अब जो हमने ये स्ट्रिप्स काटे थे उनको हम रोल करेंगे इस तरह हाथ की हेल्प से। इन दोनों को रोल करके उसको आपस में जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काट दूंगी क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा मैं काट दूंगी। अब ये आपने इसके बैक साइड पे लगाना है इस तरह। ये बैक भी ऐसे एक और ये दूसरा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये इस तरह से इस पे लग गया। अब फाइनल हमने क्या फाइनल स्टेप लेना है वो ये है कि इसको आपस में अब हमने जोड़ना है। कैसे, ये फेदर्स रेडी, हमने इस साइड पे इसको जोड़ना है। यहाँ पे मैं ग्लू लगा दूँगी अच्छी तरह से। ये ग्लू लगाकर ये बटरफ्लाई इस पे चिपका दी। अब ये देखें कि क्यूट सी बटरफ्लाई रेडी हो गई, जो मैंने पहले भी एक रेडी करके रखी थी। इस तरह से पेपर की हेल्प से क्राफ्ट बनाना बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ उनको ये क्यूट सी बटरफ्लाई बहुत पसंद आई होगी और इसमें से घर पे ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, हमारे साथ अलीना नकवी मौजूद थी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है। अलीना, थैंक यू सो मच। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं और मुसन्निफ़ भी हैं
और आज वो कौन सी किताब के साथ तारुफ करा रहे हैं, आइए वो देख लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइए। प्रिया मुनीबा, कल्चर मुआशरे की ज़मीनी सतह की कायाकल्प का नाम है और ये सतह एक ख़ास खित्ता ज़मीं, उसके मौसम, नमक, हवा और पानी से मुतशक्ल होती है। तो फिर क्या हो, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तानी कल्चर में इस्लामी अक़दार का नफूज़ दरकार हो तो पाकिस्तानी मुसलमानों को सही मानों में मुसलमान बनकर दिखाना होगा। उसूली तौर से तो हमने पाकिस्तान इस्लामी अक़दार के नफाज और फ़रोग़ के लिए हासिल किया था, लेकिन क्या हमने अभी तक इसके नफाज और फ़रोग़ में कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल की है? अब हमारे वतन में ज़्यादातर मुसलमान ही आबाद हैं, मगर इसके बावजूद चोरी, डकैती, दहशतगर्दी, इग़वा, रिश्वत सतानी, मिलावट, झूठ, तायुश, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रियाकारी, कुमारबाजी, सूद, चोर बाज़ारी और स्मगलिंग जारी है। ज़ाहिर है हम में से बेशतर मुसलमान ही इन अफ़ाल के मुर्तकिब हैं। अगर आरज़ू ये हो कि पाकिस्तानी कल्चर में इस्लामी अक़दार का गालिब उन्सर उभरे तो सबसे पहले हमें इस्लामी अक़दार को, जो नेकी, अदल और कुशादा दिली से इबारत हैं, पूरी तरह अपनाना होगा। ये जो एक प्रैक्टिकल बात और ज़मीनी हकीकत को वाज़े कर रहे हैं, हम मुसलमानों के ख्वाब ख्याल और हम मुसलमानों का अमल, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों का, उसको आईना दिखा रहे हैं हमको। ये कौन है? जनाब डॉक्टर वज़ीर आगा, और आपकी किताब है कल्चर के खदो खाल। आज ये किताब आपके सामने लाने का मकसद ये है कि हम अपने कल्चर के बारे में जानें, अपने कल्चर के बारे में भी, और कल्चर ओवरऑल होता क्या है इसके बारे में भी, नेचर का कल्चर के साथ क्या ताल्लुक़ है, और तहज़ीब और तमद्दुन का सकाफ़त के साथ यानी कल्चर के साथ क्या ताल्लुक़ है उसके बारे में भी। इसको मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने शाया किया। वज़ीर आगा साहब की इस किताब के बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं ख़ुद डॉक्टर साहब के बारे में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ज़माना था कि हम जब नौजवान थे, बिल्कुल लड़के थे, और डॉक्टर साहब उस वक़्त हयात थे, तो हम लोग हंस के ये कहा करते थे कि इस वक्त पाकिस्तान की धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, सांस ले रहा है, तो वो डॉक्टर वज़ीर आगा हैं। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। दस्तक उस दरवाज़े पर मसलन इनकी एक किताब है, मतलब इनके इंशाइये, इनकी नज़में वग़ैरह ये सब तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन दस्तक उस दरवाज़े पर इंतहाई खूबसूरत किताब है। अब इनका तखस्सुस क्या है डॉक्टर वज़ीर आगा का? वो है साइंस के साथ इनकी जुड़त, साइंस के साथ, थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, और इन्होंने अपनी इस पढ़ाई लिखाई को फ़लसफ़े के तनाजुर में और अदबी तनकीद के तनाजुर में समझने और देखने की कोशिश की, और हमें भी अदब पर साइंस की रोशनी में तनकीद करके समझाने की कोशिश की कि कुछ इस तरीके से भी हम अदब पर या किसी तख्लीक पर तबसरा कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर वज़ीर आगा साहब का ये तखस्सुस था कि इतने पढ़े लिखे आदमी ने जब लिखना शुरू किया मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, तो हमें पता चला कि उर्दू में भी इतना बड़ा काम किया जा सकता है। ये जो बज़ाहिर एक बारीक सी, एक महीन सी किताब है, इसके अंदर जो मज़ामीन हैं वो हैरान कुन हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं, और आपको महमेज़ करते हैं, आपके सोचने की क़ुव्वत को महमेज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ने ख़ुद ये फरमाया कि इस किताब में कि मैंने जो ये बातें की हैं ये हतमी बातें नहीं हैं, ये तो इन्विटेशन टू पॉन्डर ओवर, आपको सोच पर मजबूर करने की, ये बल्कि दावत देने के लिए ये किताबें लिखी। ये इम्कानियत है, इसमें हतमियत नहीं है। ये किताब इसलिए कंपाइल किया, मुख्तलिफ़ मज़मूनों को जमा करके ये किताब लिखी गई है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मज़ामीन, मुझे मसलन इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मुसलसल डॉक्टर जमील जालबी की किताब पाकिस्तानी कल्चर जहन में आ रही थी। उन्होंने एक अपना तनाजुर बनाया कि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया वो कौन लोग थे, वो उनका कल्चर क्या था, और वो किस इलाके से उनका ताल्लुक़ था, उनकी ज़बान, उनकी रसूम, उनके यानी अकायद, ये तमाम जिन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया। और पाकिस्तान ख़ुद यहाँ पे जो लोग बसते थे पहले से, तकसीम से पहले से, इन लोगों का अपना कल्चर क्या था, और कल्चर का मामला इतना टेढ़ा है। मैं अपने जो देखने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि कल्चर का मामला इतना टेढ़ा है कि बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने यह कहा कि जब हमने इसका मानी खंगालने की कोशिश की तो मुतअद्दिद लातादाद सैकड़ों किताबें खंगाल लीं और इसका मतलब हमें पता नहीं चला।
मतलब जिन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है उन्होंने इतनी वेरिएंट्स हैं इसके डेफिनेशन के कि हम किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं हो सकते। इसके बावजूद कल्चर की बात होती है। फिर हर घर का अपना कल्चर है कि मेहमानों के साथ वो कैसे ट्रीट करते हैं, लिबास, रहन सहन, आर्किटेक्चर, मौसीकी, हर चीज़। तो ये जो कल्चर के खदोखाल यानी कल्चर को क्या चीज़ें कल्चर बनाती हैं उसको कैसे पहचाना जाए, किस खदोखाल के कल्चर पर ये ठप्पा लगाया जाए कि ये फ़लाँ इलाके का, फ़लाँ लोगों का, फ़लाँ कबाइल का कल्चर है। अगर आप कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उर्दू में जानना चाहते हैं और बहुत आला सतह पर जाके जानना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये किताब आपके लिए किसी तोहफे से कम। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अहम खबर के हवाले से हमने अब आपको बताना है कि जनाब बिजली के हवाले से बात करनी है कि बिजली महंगी से महंगी होती ही जा रही है। आए रोज़ हम देखते हैं कि जनाब बिजली की कीमतें जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। तो खुशखबरियाँ भी आ रही हैं हुकूमत की तरफ से कि जनाब रियायत दी जाएगी सार्फिन को जो कि 200 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं, उनको 3 महीने की इस तरह की रियायत दी जाएगी। फिर सोलर सिस्टम के हवाले से भी कहा गया है कि उनको सोलर सिस्टम की भी रियायत दी जाएगी कि 90% जो पैसे होंगे वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी और 10% जो पैसे होंगे वो उस सारिफ को अदा करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप 200 यूनिट आपकी बिजली यूज़ होनी चाहिए। 200 से ऊपर जाएंगे तो आप जनाब उस कैटेगरी में नहीं आते। दूसरा ये कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के वाले से भी कुछ कन्फ्यूजन चल रही है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी थी उसमें से बहुत से लोगों को निकाल दिया गया है। ये सिस्टम की गलती है या किस चीज़ की गलती है, इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में फ़ाद अमीन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे बात करते हैं। फ़ाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाद सबसे पहले तो बताइए जो प्रोटेक्टेड सार्फिन वाला मामला हुआ है, बहुत से लोगों को इस कैटेगरी से निकाल दिया गया है, क्या वजह बनी है और ज़िम्मेदारी किसकी थी, ज़िम्मा किसका था बल्कि इस पर? देखें, ये एक ना प्रो रेटा बेस मैकेनिज़्म प्रोग्राम था जिसको जो है वो वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से जो है वो लॉन्च किया गया और इसको जो तमाम बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी उनमें लॉन्च किया गया। ये 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी जिनमें गैपको, लेस्को, फेस्को, कैपको, हैस्को, ये सारी जो है ना वो शामिल हैं। इन तमाम के सार्फिन को जो है वो इसमें मसला जो है वो पेश आया है कि जो प्रोटेक्टेड सारिफ थे, अगर सिर्फ लेस्को की बात की जाए तो लेस्को के 50,000 जो प्रोटेक्टेड सारिफ थे वो इस कैटेगरी से निकल गए। अच्छा। क्यों हुआ? वो ये सिस्टम ऐसा था कि इसमें जब आपने यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसने 30 डेज़ की जो है वो रीडिंग की। अच्छा। तो बहुत से ऐसे और जो यानी कि अगर मीटर रीडर्स ने 27 दिन की या 28 दिन की रीडिंग ली थी ना, तो उसको उसने कन्वर्ट कर दिया 30 डेज़ में। वो तनासब से जो पिछले पहले दिनों के तनासब था, उस तनासब के साथ जो है वो अगले यूनिट उनको डाल दिए। यानी कि जो आपके मीटर पर फ़र्ज़ करें 198 यूनिट आपके चले थे तो उन्होंने 210, 215 कर दिए। अब बहुत से सारिफ ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड सारिफ हैं, वो बड़ा मैनेज करके चलते हैं अपने सिस्टम को कि हमने 200 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 200 से ऊपर जाते हैं हम 6 माह के लिए। अच्छा, ये अगर मैं आपको प्रोटेक्टेड की पॉलिसी के हवाले से बताऊं तो ये भी बड़ी एक अजीब सी पॉलिसी है। अच्छा। कि 6 माह तक आपने 200 यूनिट में रहना है, 200 यूनिट से नीचे रहना है। अगर किसी एक माह आप 200 से ऊपर चले गए तो फिर आपको 6 माह इंतजार करना पड़ेगा दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ 1 माह का मसला नहीं बना लोगों के लिए, ये लोगों के लिए कुल बना 7 माह का मसला। यानी कि 1 माह जिसमें वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए और अगले 6 माह जो उनको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए, हाँ जी, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए उनको फिर वो उसी कर्व से गुजरना पड़ेगा, उस क्यू लिस्ट में लगना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, प्रोटेक्टेड के जो कंज्यूमर है उनको फ़ायदा क्या है? प्रोटेक्टेड जो टैरिफ है वो सब्सिडाइज है। अच्छा। यानी कि जो कितने का मिलता है उन्हें वैसे 200 यूनिट वालों को? प्रोटेक्टेड जो टैरिफ है वो अगर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो 100 यूनिट उनको पहला 100 यूनिट पड़ता है 7 रुपये 40 पैसे का। मतलब 1 यूनिट उन्हें 7 रुपये का पड़ता है। 7 रुपये 40 पैसे। 40 पैसे, ओके। जो 100 यूनिट से अगले यूनिट हैं यानी कि 97, 98, 94 जितने भी वो इस्तेमाल 200 से कम का, तो वो उनको जो है वो यूनिट को उनको कॉस्ट करता है 10 रुपये 6 पैसे का। ठीक है। यानी कि अगर वो 100 यूनिट इस्तेमाल 198, 197 या 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं
तो उनका बिल आता है 3 से सवा तीन साढ़े 3,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब जैसे ही वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर निकल गए, उनको पहले जो अगर वो 220, 230, 240 तक रहे, 210 तक रहे, तो उनको जो पहला यूनिट कास्ट किया वो 27 रुपये 70 पैसे के हिसाब से कॉस्ट किया। कहाँ पे 7, कहाँ पे 10 और कहाँ पर 27। हाँ जी। और उसके बाद जो अगले 6 माह हैं, अगर वो 100 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उनको जो है वो 27 रुपये का ही पड़ेगा, बिकॉज़ वो प्रोटेक्टेड उसमें से निकल गए कैटेगरी में से। ठीक है। ये एक ना बेसिकली अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरफ से तो ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। सिस्टम दिया किसी और ने, इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दिया। ठीक है, जब इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दिया तो सारा जो है वो बर्डन वो जो है वो इनकी कंपनीज के ऊपर पड़ गया। सही है। अच्छा, हालांकि इसका अब जो है वो हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़रा है, उसके बाद जो पावर डिवीजन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, वजाहतें इसकी दी जा रही है, नहीं जी ये तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, अवाम दोस्त सिस्टम है। भाई अवाम दोस्त सिस्टम है, इसको लागू कर दें। अच्छा। लोगों के मीटर उतार दें। तनासब से अगर आपने बिल लोगों को देना है तो मीटर उतार दें। ठीक है ना। अब देखें जो मीटर के हिसाब से रीडिंग लेनी है ना आपने, फिर कहते जी लोग टैरिफ की चोरी कर रहे हैं। लोगों ने घरों में 2-2 मीटर लगाए हैं, 3-3 मीटर लगाए हैं। एक मीटर जो है वो जब इस्तेमाल होता है 194-95 पर जाता है तो उसको बंद करके दूसरा मीटर शुरू कर लेते हैं। हर बंदे की अपनी मैनेजमेंट है। आप ना 2 मीटर अपनी मैनेजमेंट करें, शहरी अपनी मैनेजमेंट करते हैं। बिजली जितनी महंगी हो गई है, 70 रुपये यूनिट तक आप ले गए हैं। अगर वो अगर मैं अपनी बात करूं तो एक आम घरेलू सारिफ को कितने रुपए का एक टैरिफ पड़ता है? अगर आप सारे इसमें सारे आप टैक्सेस शामिल करें तो जब आप 700 से ऊपर चले जाते हैं तो आपको 70 रुपए का यूनिट पड़ता है। 70 रुपए का तकरीबन पड़ता है। 69, 68, 670 का, क्योंकि उसमें आपका जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी शामिल होता है ना। हाँ। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये होती है कि आपने इसमें अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ही आप देख लें, आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए हैं, खाना खा के हमने बिल दिया, उसके बाद आपको 2 माह के बाद आपको दोबारा बिल आ जाता है कि भाई वो हमने कम ले लिया था, इतनी कास्ट में पड़ी है, इतने आपके पेंडिंग पड़े हैं, ये भी दे दें। ठीक है ना। तो ये इस वजह से जो ओवर बिलिंग है वो भी हो रही है क्या? देखें ओवर बिलिंग जो है बेसिकली ये जो प्रो रेटा वाली ओवर बिलिंग है ना, ये तो नेग्लिजेंसी है। अच्छा, ठीक है ना। इस नेग्लिजेंसी की वजह से अगर आप सिर्फ लेस्को की बात करें, ओवरऑल 3.5 लाख जो है प्रोटेक्टेड सार्फ कैटेगरी से निकला है और 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में जो रिपोर्टेड है कि ये निकले हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि बैच 1 से लेकर बैच 6 तक हाँ। यानी कि अगर बैच 1 की बात करें तो तकरीबन 4 लाख कंज्यूमर एक बैच में होते हैं। ठीक है ना। तो आप हिसाब लगा लें कि कितने इफेक्ट हुए हैं। और बैच 1 से लेके बैच 6 तक सारे इफेक्ट हुए हैं इसे। यानी कि जिसका इसका सिर्फ प्रोटेक्टेड के लिए ये मसला नहीं बना, ये हम सबके लिए है, ये हम सबके लिए बना, बिजली यूज करने वाले हैं सबके लिए है। जो बैच 6 है, 6 बैच तक, ये तमाम घरेलू सार्फिन है 6 बैच तक। यानी कि अगर आप 300 की स्लैब में रहते हैं, फ़र्ज़ करें आप बेसिकली होता ये है कि हर स्लैब जो है ना वो 100 के बाद चेंज हो जाती है। अच्छा, चलिए ये मुझे बताएं कि सोलर सिस्टम देने का भी फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से। 90% जो पैसे हैं वो हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। तो इसके ऊपर कब से इम्प्लीमेंटेशन होगी और इसके लिए क्या SOPs रखे गए हैं? ये भी पंजाब हुकूमत का एक बड़ा ऐसा इक़दाम है। जो लोग जो बिजली यूज़र जिनको टैरिफ कम है या जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये सोलर सिस्टम का हाँ जी ये सहूलत दे रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में तो ये जो सूरत हाल हो गई, अब हर बंदे को ये सहूलत देनी चाहिए पंजाब हुकूमत को। मतलब आप 700-800 बिजली जो यूनिट है यूज करें और आपको भी सोलर सिस्टम मिले, आप ये चाह रहे हैं? 300-350-400 यूनिट तक, जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करता है ना सार्फ, वो अमीर कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा। मजबूरी बन जाती है। देखिए अब अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर आपके घर में इम्प्लीमेंटेशन वैसे शुरू हो गई है सोलर सिस्टम प्रोवाइड करने के हवाले से? अभी ये मंसूबा चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आजकल जो है वो ये सिर्फ प्रोटेक्टेड 200 तक महदूद करना गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि जो आम सार्फ 300 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं। आप कितने यूज करते हैं मुझे बता? मेरे तो 600, 500, 600, 700 तक चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप चाह रहे हैं कि 200 से ऊपर ले जाए ताकि हम सारे उसके अंदर आ जाए। नहीं, हम सारे तो आ ही नहीं सकते उसमें। 300 वाले वो हैं जिनके घरों में AC नहीं है। हाँ, ये भी है वैसे। और जितनी गर्मी पड़ रही है AC के बगैर गुजारा ही नहीं है। इतनी कह ले कि बुरी आदत हम लोगों ने अपना ली हुई है। खैर, ये सारी सूरत हाल थी। फाद अमीन हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की शॉर्टेज थी लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इसको पूरा करें। फाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।